देन अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइक्रो फाइनेंस लोन्स। तो अब हमें माइक्रो फाइनेंस के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये है क्या, ठीक है। तो 2022 में कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं और ये गाइडलाइंस जो है सभी कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, एक्सेप्ट इसमें जो पेमेंट बैंक्स है, पेमेंट बैंक क्यों इसमें नहीं होंगे, क्योंकि पेमेंट बैंक के बारे में आपको पता है लोन नहीं देते, इसीलिए ये था ना कि पेमेंट बैंक क्रेडिट कार्ड भी इशू नहीं करता है, लोन नहीं देगा बेसिकली, तो पेमेंट बैंक इसमें नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये गाइडलाइन सभी कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स और एनबीएफसीज पर लागू होता है, लेकिन पेमेंट बैंक नहीं, ये चीज़ आपको याद रखना है। देन आखिर माइक्रो फाइनेंस है क्या, तो ये एक कोलेटरल फ्री लोन है। क्या है ये? एक तरीके का लोन ही होता है, लेकिन इसमें कोई कोलेटरल नहीं रहेगा, मतलब कुछ भी आपको गिरवी नहीं रखना होता है, ठीक है। तो वो किन को दिया जाएगा? वो उन हाउस होल्ड को दिया जाता है जिनका एनुअल इनकम कितना है, लगभग 3 लाख तक हो, ठीक है। एनुअल इनकम इनका बस 3 लाख तक ही है, तो ऐसे लोगों को दिया जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। देन हाउस होल्ड जब हम कहते हैं तो हाउस होल्ड का क्या मतलब है? हाउस होल्ड का मतलब है कि इंडिविजुअल फैमिली यूनिट, हस्बैंड वाइफ और अगर उनके अनमैरिड बच्चे हैं तो, ठीक है। हाउस होल्ड का मतलब ये होता है। हाउस होल्ड का मतलब है इंडिविजुअल फैमिली, ठीक है, हस्बैंड वाइफ एंड अनमैरिड बच्चे, यहाँ पे ये काउंट होता है, इंडिविजुअल फैमिली काउंट होता है हाउस होल्ड में। तो अब एक चीज़ देखते हैं कि कैसे दिया जाएगा। तो चाहे लोन फिजिकल मोड से लिया जाए या डिजिटल चैनल से लिया जाए, अगर लो इनकम हाउस होल्ड है अप टू अगर 3 लाख इनकम है तो फिर उसको जो है बिना कोलेटरल के दिया जाएगा, ठीक है। और इसे ही हम कहते हैं माइक्रो फाइनेंस। तो यही हो गया। तो अब यहाँ पे कुछ इंटरेस्ट रेट के रूल्स है, समझते हैं। तो जो बैंक और एनबीएफसीज हैं, ठीक है, बैंक और एनबीएफसीज को इंटरेस्ट रेट पर एक सीलिंग लिमिट लगानी होगी, ठीक है, और सारे चार्जेस क्लियर बताने होंगे कि कितना जो भी चीज़ें हैं वो बताना होगा, ठीक है। और जो इंटरेस्ट रेट के कंपोनेंट है, जैसे कॉस्ट ऑफ फंड हो गया, रिस्क प्रीमियम हो गया, मार्जिन हो गया, इसको अलग अलग बताना ज़रूरी है, ठीक है। तो मतलब ऐसा क्यों है, ये सारी चीज़ें क्यों है? ताकि रेट जो है मतलब अननेसेसरी कुछ भी नहीं होना चाहिए, मतलब कि जो होना चाहिए वाजिब है, ठीक है, वैसा होना चाहिए, सही रेट होना चाहिए। तो आरबीआई खुद इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं करता, पर उन्होंने गाइडलाइंस दी है कि यहाँ पे जो सीलिंग है, कैप है, इसको कैसे सेट करना है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइक्रो फाइनेंस लोन्स, ठीक है। इट शुड बी कोलेटरल फ्री लोन, तो हाँ ये कोलेटरल फ्री लोन तो है। इंटरेस्ट रेट इज़ रेगुलेटेड बाय आरबीआई, तो हमने इस केस में क्या देखा था कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कौन सेट करेगा? बैंक ही सेट करेगा, ठीक है। बैंक और एनबीएफसीज को एक सीलिंग लिमिट लगानी होगी और सारे चार्जेस क्लियर बताने होंगे, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट रेट के कंपोनेंट जो भी हैं, ठीक है, तो इसको अलग अलग बताएंगे बैंक ही या एनबीएफसीज ही, इसमें आरबीआई नहीं इसको रेगुलेट करती है, इसीलिए ये गलत है। और उसके बाद ये वाला, दीज आर लोन्स अवेल्ड बाय हाउस होल्ड हैविंग एनुअल इनकम अप टू 3 लाख, तो ये सही है, इसीलिए आंसर क्या है 1 एंड 10। अब देखते हैं 257, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड मैक्सिमम माइक्रो फाइनेंस क्रेडिट। तो सबसे ज़्यादा माइक्रो फाइनेंस क्रेडिट जो है कौन प्रोवाइड करता है? तो बैंक, ठीक है। सबसे ज़्यादा माइक्रो फाइनेंस क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है बैंक के द्वारा। उसके बाद देखते हैं जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, तो इस कैटेगरी में क्या क्या आ जाता है? स्मॉल फाइनेंस बैंक आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आरआरबीज आ जाता है, ठीक है। और तो ये जो है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में स्मॉल फाइनेंस बैंक होता है, आरआरबीज होता है, तो ये डायरेक्टली जो है किसको देते हैं? बिजनेस कॉरस्पॉन्ड्स को या सेल्फ हेल्प ग्रुप को देते हैं। तो अगर हम डेटा देखें तो कमर्शियल एंड जो कोऑपरेटिव बैंक है 59% जो है कमर्शियल और कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा दिया गया है। देन एनबीएफसी एमएफआईज के द्वारा अगर हम देखें तो यहाँ पे 30% के अराउंड दिया गया है, ठीक है। स्टैंडर्ड एनबीएफसी के द्वारा जो है कितना दिया गया है? 8%, 8.71%। तो 8% आपको इतना ध्यान रख सकते हैं। आप ये याद रख सकते हैं कि मैक्सिमम जो है 59% किसके द्वारा दिया गया है? बैंक्स के द्वारा, और उसमें भी कमर्शियल और कोऑपरेटिव बैंक का सबसे ज़्यादा मेजोरिटी शेयर है। उसके बाद जो अदर्स भी हैं, कुछ नॉन प्रॉफिट जो है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, तो इन्होंने प्रोवाइड किया 0.78%। तो सबसे ज़्यादा शेयर किसका हो गया? बैंक का हो गया। देन उसके बाद हम देखते हैं 258,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो एक कहा जा रहा है डेथ ओवरहैंग रेफर्स टू अ डेथ बर्डन सो लार्ज दैट एन एंटिटी कैन नॉट टेक एन एडिशनल डेथ टू फाइनेंस फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। तो क्या कहा जा रहा है, डेथ ओवरहैंग क्या है, तो ये इतना कर्ज का बर्डन इतना ज़्यादा हो जाता है किसी भी एंटिटी पे, इतना बड़ा हो जाता है कि अब वो एडिशनल और कर्ज लेकर के फ्यूचर प्रोजेक्ट को फाइनेंस नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल सही है, मतलब यहाँ क्या है, ओवरहैंग हो गया, ज़रूरत से ज़्यादा कर्ज हो गया यहाँ पे, तो ये सही है। देन दूसरा डेथ ट्रैप, तो ये एक ऐसा सिचुएशन है इन विच इट बिकम्स डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रिपे द डेथ, की सही बात है, ये एक ऐसा सिचुएशन हो जाता है, इतना मुश्किल हो जाता है, इतना इम्पॉसिबल ही हो जाता है कि इसको रीपे करना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसी को हम कहते हैं डेथ ट्रैप। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर है सी। अब हम देखते हैं 159, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज ए केस ऑफ फाइनेंशियल रिप्रेशन। ठीक है, तो हम कौन से सिचुएशन को कहेंगे फाइनेंशियल रिप्रेशन। तो पहले समझते हैं कि आखिर फाइनेंशियल रिप्रेशन होता क्या है। ठीक है, तो फाइनेंशियल रिप्रेशन तब होता है जब गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज़ लेकर के आ जाती है जिससे कि लोगों का पैसा, कह सकते हैं आपकी ज़बरदस्ती गवर्नमेंट की तरफ चैनलाइज हो जाए, कि सब पैसा गवर्नमेंट की तरफ ही जा रहा है, तो इसको फाइनेंशियल रिप्रेशन कहा जाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं हो और मार्केट फ्री हो तो शायद ये पैसा कहीं और इन्वेस्ट हो सकेगा ना। ठीक है, फ्री मार्केट में ये पैसा कहीं और लगाया जाएगा, लेकिन अगर फाइनेंशियल रिप्रेशन वाले केस में क्या कहा जा रहा है कि बैंक का ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है, ऐसी पॉलिसीज़ होगी जिससे लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट की तरफ ही चैनलाइज होगा। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, डायरेक्ट लेंडिंग हो सकता है। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट जो है बैंक को मजबूर कर सकती है या कह सकती है, डायरेक्ट कर सकती है कि भाई आपको फिक्स अमाउंट जो है गवर्नमेंट को ही लैंड करना पड़ेगा। देन इंटरेस्ट रेट के ऊपर कैप लगा सकती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इंटरेस्ट रेट पर कैप या लिमिट लगा देती है। देन मोरल सुवेशन, तो इसका मतलब क्या है कि बैंक को प्रेशर डालना कि वो गवर्नमेंट के हिसाब से ही काम करे। देन हाई रिजर्व रिक्वायरमेंट, कि बैंक के पास ज़्यादा से ज़्यादा कैश या लिक्विड असेट होता है। ठीक है, हाई रिजर्व रिक्वायरमेंट क्या है कि जो बैंक को रखना पड़ता है रिजर्व, ठीक है, तो उसको अगर ज़्यादा से ज़्यादा रखना पड़े, लिक्विड एसेट को, कैश को, इन सारी चीज़ों को, और वो फ्रीली इसको मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनको तो रिजर्व ही रखना है इस चीज़ को, तो ये जो है कहा जा सकता है कि हाई रिजर्व आपको रखना है। ठीक है, उसके बाद नॉन मार्केटेबल डेथ, तो नॉन मार्केटेबल डेथ क्या है, तो ये एक ऐसा कर्ज हो गया जो मार्केट में आप ट्रेड नहीं कर सकते, इसीलिए तो नॉन मार्केटेबल है। नॉन मार्केटेबल क्या है कि मार्केट में ये ट्रेड नहीं हो सकता। ठीक है, तो उसको भी बैंक के पास क्या करना, रखवा देना। तो अब ये सारी चीज़ें जो है बेसिकली फाइनेंशियल रिप्रेशन के केस में हो सकता है। अगर आप इसको सिंपली समझना चाहें तो ये गवर्नमेंट और या सेंट्रल बैंक का कि ऐसी पॉलिसीज़ है जिसको यूज़ करके जो भी लोगों का सेविंग्स है ना, सेविंग्स से इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को फ़ायदा हो, इसीलिए वो अपना डेथ को कम करने के लिए ऐसा कर सकती है। मतलब गवर्नमेंट क्या करेगी, इंटरेस्ट रेट को आर्टिफिशियली लो रखती है। ठीक है, और फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल करती है ताकि सस्ता जो है मिल सके पैसा। ठीक है, पैसा क्या मिल सके, सस्ता मिल सके। ठीक है, तो जैसे कि अगर मानते हैं कि बैंक का इंटरेस्ट कितना है, 2% है, और इन्फ्लेशन कितना है, 5% है, तो रियल रिटर्न कितना हो गया, यहाँ पे 2% बैंक का इंटरेस्ट है और 5% जो है यहाँ पे इन्फ्लेशन है, तो रियल रिटर्न तो माइनस में 3% हो रहा है। तो मतलब क्या है कि आपका पैसा बैंक में बढ़ रहा है लेकिन महंगाई उससे ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आपका एक्चुअल परचेजिंग पावर जो है कम हो रहा है। तो जो भी सेव कर रहे हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा रख रहे हैं, तो सेवर को लॉस हो रहा है, गवर्नमेंट को फ़ायदा हो रहा है क्योंकि जो उसका डेथ है, ठीक है, तो वो जो है सस्ते पैसों में रीपे हो जाएगा। ठीक है, यही सारी चीज़ें हैं। तो इसीलिए फाइनेंशियल रिप्रेशन की मेन पॉलिसीज़ क्या है कि इंटरेस्ट रेट को कम रखना, बैंक्स को गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदने के लिए पुश करना, ठीक है, कैपिटल के ऊपर कंट्रोल करना, फाइनेंस को रेगुलेट करना। तो आखिर गवर्नमेंट करती ही क्यों है ऐसा, तो ऐसा इसलिए कर सकती है कि जो अब पब्लिक डेथ है बहुत ज़्यादा, उसको कम किया जा सके और इकोनॉमी को शॉर्ट टर्म में स्टेबल रखने के लिए डायरेक्ट टैक्स को नहीं बढ़ाना चाहती, ये सारी इनडायरेक्टली ये चीज़ें हो रही है। ठीक है, तो इसमें नुकसान किसको होगा, फिर जो सेवर्स है उसको लॉस होगा, फिक्स्ड इनकम वाले जो लोग हैं वो अफेक्ट होंगे और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इससे डिस्टॉर्ट हो सकता है। ठीक है, और लोग जो है क्या करेंगे, रिस्की एसेट में पैसा लगाने लगेंगे। तो ये गवर्नमेंट जो रिप्रेशन अगर हम कह रहे हैं तो बेसिकली गवर्नमेंट का फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल करके अपने डेथ को चीपली मैनेज करना, यही चीज़ होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कंसिडर्ड एज अ फाइनेंशियल रिप्रेशन। तो इसमें से किसको हम कहेंगे फाइनेंशियल रिप्रेशन, बैंक रिक्वायरिंग टू मेंटेन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी
लिक्विडिटी रेशियो, तो यस डेफिनेटली ये होता है। देन कैप्स ऑन बैंक्स इंटरेस्ट रेट, तो यस बैंक के इंटरेस्ट रेट पे कैप रखा जाएगा, ठीक है, ये होता है। देन इंश्योरेंस ऑफ नॉन मार्केटेबल डेथ बाय गवर्नमेंट, ठीक है, नॉट सॉरी इंश्योरेंस नहीं, इशुएंस, ओके, तो इशुएंस ऑफ नॉन मार्केटेबल डेथ बाय द गवर्नमेंट, तो ये भी हमने देखा कि हाँ ठीक है कि नॉन मार्केटेबल डेथ को ज़्यादा से ज़्यादा इशू किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। देन रेगुलेशन ऑफ क्रॉस बॉर्डर कैपिटल मूवमेंट, तो ये भी कर सकते गवर्नमेंट चाहे तो इस केस में जब फाइनेंशियल रिप्रेशन किया जा रहा है तो रेगुलेट कर सकती है, ठीक है, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ओवरऑल इस केस में क्या कर रही है गवर्नमेंट, जो है कंट्रोल कर रही है पैसों को, ठीक है, इसीलिए इशू क्या कर रही है, नॉन मार्केटेबल डेथ बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, कि ये जो डेथ इशू कर रही है ये क्या है, नॉन मार्केटेबल है, मतलब ये मार्केट में नहीं जा रहा है, गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अपने पास ही रखना चाहती है, यही सारी बात है, ठीक है, ताकि वो अपना खुद का जो है डेथ को रीपे कर सके। देन देखते हैं 260, इन द रिसेंट टाइम्स इंडियन कंपनीज हैव एग्रेसिवली परस्यूडेड डेलीवरेजिंग विच रेफर्स टू, डेलीवरेजिंग का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि जो कंपनी का डेथ है, कर्ज है, उसको कम करना बाय सेलिंग इट्स एसेट, कि अपने ही एसेट को बेच करके कर्ज को कम करना, तो यही होता है डेलीवरेज, ठीक है, ये होता है क्या, डेलीवरेज, मतलब कि क्या करना, अपने ही कंपनी के एसेट को बेच के कर्ज को चुकाना, सिंपल सी ये बात है। तो कन्वर्टिंग दियर डेथ इनटू इक्विटी नहीं, रिड्यूसिंग द डेथ बाय सेलिंग एसेट्स ऑफ द कंपनीज यस, रिड्यूसिंग द प्रोमोटर्स ऑफ इक्विटी इन द कंपनी नहीं, इंक्रीजिंग डेथ टू फंड बिजनेस एक्सपेंशन प्लान नहीं, आंसर बी, ठीक है। सो देखते हैं सर्किट ब्रेकर के बारे में। सर्किट ब्रेकर अप्लाइज व्हेन द स्टॉक्स और इंडाइसेस मूव्स टू मच और ईदर मूव्स टू मच इन ईदर डायरेक्शन, तो ये सही बात है। बेसिकली सर्किट ब्रेकर होता क्या है, तो ये स्टॉक मार्केट में एक इमरजेंसी ब्रेक की तरह काम करता है। जब मार्केट में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हो जाता है, वॉलेटिलिटी हो जाता है, तो ट्रेडिंग को थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाता है ताकि इन्वेस्टर पैनिक ना करे, ठीक है। तो ये बोथ डायरेक्शन में ही होता है, ठीक है, कि या तो अगर बहुत ज़्यादा ये कब ट्रिगर होगा, जब बहुत ज़्यादा मार्केट ऊपर चला जाए या बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाए, तो ये सही है। देन circuit breakers when triggered may bring about coordinated trading halt in all the equity market nationwide, तो होता क्या है कि अगर पूरे इंडेक्स में जैसे निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, अगर इसमें ट्रिगर हो गया सर्किट ब्रेकर तो नेशन वाइड सारी ट्रेडिंग रुक जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर ये सिर्फ इसके स्पेसिफिक कंपनी के शेयर में ही ट्रिगर होगा तब जो है क्या होगा कि उसी कंपनी की ट्रेडिंग जो है हॉल्ट में चली जाएगी, उसी कंपनी का ट्रेडिंग नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे क्या है, दोनों सही है, ठीक है। तो इसमें अब ये होता क्या है, ऑटोमेटिक चेक होता है, ये प्री डिफाइंड परसेंटेज वैल्यू होती है जो ऑटोमेटिक हॉल्ट ट्रिगर करता है, ठीक है। मतलब यही चीज़ है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस उतार चढ़ाव की वजह से ट्रेडिंग को थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाता है। देन ये दोनों डायरेक्शन में होता है और इनकी वैल्यू पिछले दिन के क्लोजिंग लेवल से कैलकुलेट की जाती है। अगर इसका लेवल्स देखें तो इंडेक्स बेस्ड सर्किट ब्रेकर्स 3 स्टेजेस में आते हैं, ठीक है। एक तो 10% में हो सकता है, 15% और 20% भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे इसके 3 स्टेजेस में ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली कि पूरे इंडेक्स में अगर ट्रिगर होता है तो पूरा ट्रेडिंग रुक जाएगा, तो इसीलिए आंसर क्या है इसका, सी, ठीक है। तो ये इस सर्किट ब्रेकर जो है आपको याद रखना है कि ये टर्म किससे रिलेटेड है, तो ये टर्म आपका रिलेटेड है स्टॉक मार्केट से, ठीक है। सो अब नेक्स्ट देखते हैं 262 द टर्म ट्रांसफ़र प्राइसिंग। तो पहले ट्रांसफ़र प्राइसिंग को समझते हैं, ठीक है। तो सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक एप्पल की कंपनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंडिया में जो इंडिया वाला ब्रांच है यहाँ पे आईफोन का पार्ट बन रहा है और जो यूएस का ब्रांच है वहाँ पे फाइनल आईफोन सेल हो रहा है। तो अगर इंडिया ब्रांच में क्या हो रहा है, इंडिया ब्रांच में जो भी पार्ट बन रहा है तो इंडिया ब्रांच यूएस ब्रांच को पार्ट सपोज 1000 रुपीज़ में बेचती है, तो ये 1000 रुपीज़ ही ट्रांसफ़र प्राइसिंग होगा, ठीक है। तो यही कहा जा रहा है। तो देखते हैं द प्राइस एट विच वन कंपनी सेल्स इंटरमीडिएट गुड्स टू अदर कंपनीज, ये नहीं है। द प्राइस एट विच गुड्स आर ट्रांसफर्ड विद इन ग्रुप कंपनी, तो यस ग्रुप कंपनी की बात है कि वो अपने ही ग्रुप कंपनी, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी अपने ही अलग अलग ब्रांचेज और सब्सिडरी के बीच में जो है ये सारा करते हैं चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे गुड्स की बात है विद इन ग्रुप कंपनीज के बारे में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, बी,
और द प्राइस एट विच गुड्स आर ट्रांसफर्ड बिटवीन शेल कंपनी, नहीं शेल कंपनी की बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद द प्राइस एट विच वन कंपनी ट्रांसफर इट्स गुड फ्रॉम वन स्टेक टू अनदर स्टेक फॉर स्टॉकिंग, ये सब नहीं है, ठीक है। यही आपको बस याद रखना है कि ट्रांसफ़र प्राइसिंग क्या है, ठीक है। कंपनी के विद इन ही जो चीज़ें हो रहा है, ठीक है, यही सब है। सो क्वेश्चन देखते हैं एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट के बारे में, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। तो ये क्या है? इट इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन अ टैक्स अथॉरिटी एंड ए टैक्स पेयर। दूसरा, इट इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन टू गवर्नमेंट्स, तो ये दो गवर्नमेंट के बीच एग्रीमेंट नहीं है, अभी हम डिटेल में देखेंगे। देन इट इज़ एन एग्रीमेंट टू डिस्कवर द प्राइसिंग मेथोडोलॉजी बिटवीन रिलेटेड कंपनीज ट्रांजेक्शन, तो ये सही बात है। उसके बाद इट हेल्प्स इन मेकिंग अ कंपनी एन अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो ये भी सही बात है। और यहाँ पे दो गवर्नमेंट के बीच नहीं होता है, ये मल्टीनेशनल कंपनीज़ के बीच में कंपनीज़ की बात है। तो अब थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है। तो जो MNCs है, MNCs के बीच में एक बड़ी प्रॉब्लम किसकी होती है? टैक्सेशन की होती है। MNCs जो है ये ऐसी वाली कंपनीज जो इंट्रा कंपनी ट्रांजैक्शन करते हैं। मतलब क्या है कि जब दो रिलेटेड कंपनीज, मतलब या तो उसका एक ही ऑनर है, या मतलब जैसे ये एक कंपनी है और इसकी कंपनी सब्सिडरी जो है कहीं और है, किसी और कंट्री में है इस कंपनी की, ठीक है। तो जब ये आपस में गुड्स और सर्विसेज बेचते हैं, ठीक है, आप खुद की ही कंपनी ये क्या करे, आपस में गुड्स एंड सर्विसेज बेच रहे हैं, तो उसकी प्राइसिंग को ट्रांसफ़र प्राइसिंग कहते हैं, ठीक है। देन अब समझते हैं एग्जाम्पल से, ठीक है, कि कैसे क्या होता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा देखा जाता है टैक्स से रिलेटेड, तो समझते हैं क्या होता है। तो जैसे कि अगर एक जापान की एक पेरेंट कंपनी है मारुति सुजुकी, ठीक है, और इंडिया की अपनी जो है सब्सिडरी मारुति सुजुकी को वो क्या करेगा, जैसे उसी का सब्सिडरी कंपनी कहाँ है, इंडिया में है, इंडिया का जैसे है मारुति सुजुकी है या और भी कहीं है। तो सपोज इंडिया वाली कंपनी को वो एक कंपोनेंट बहुत महंगे दाम पे बेच रही है, आ रहा है यहीं से, ठीक है, लेकिन वो अपने ही सब्सिडरी कंपनी को क्या हो रहा है कि बहुत महंगे दाम पे चीज़ों को बेच रहा है। क्यों ऐसा कर रहा है? तो इससे क्या होगा, जो मारुति सुजुकी का प्रॉफिट है ये यहाँ पे तो कम दिखेगा कि अरे ये तो मारुति सुजुकी को कुछ प्रॉफिट ही नहीं हुआ, क्योंकि एक कंपोनेंट उसको इतना ज़्यादा महंगा मिल रहा है, तो इसको तो कोई प्रॉफिट हुआ ही नहीं, ठीक है। और जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उनको कम टैक्स देना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ ये जो सुजुकी जापान है इसका रेवेन्यू बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इससे गवर्नमेंट का तो टैक्स रेवेन्यू लॉस हो रहा है ना, क्योंकि ये इंटरनली ऐसा प्राइस फिक्स कर रहे हैं ना जानबूझ के कि ठीक है कि हम जान के आपको ऐसा कंपोनेंट दे रहे हैं, महंगा दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आप दिखा पाए कि नहीं मुझे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिल पाए। तो यहाँ पे तो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो इसी के लिए आता है फिर आर्म लेंथ प्रिंसिपल, ठीक है। आर्म लेंथ प्रिंसिपल आता है जो इस टाइप की मैनिपुलेशन हो रहा है, इस मैनिपुलेशन को रोकने के लिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया है तो वो चाहता है कि यहाँ पे कंपनीज आर्म लेंथ प्रिंसिपल फॉलो करे। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि प्राइस मार्केट बेस्ड होना चाहिए। ये जो आप अपने आप कर रहे हो ना कि महंगा बेच रहे हो, सस्ता बेच रहे हो, ऐसा मैनिपुलेशन नहीं चलेगा। ये जो भी आपको अपने ही कंपनी को, अपनी सब्सिडरी कंपनी को भी आपको देना है, ठीक है, आपको अपने दूसरे ब्रांचेस में कहीं भी इंटरनेशनली देना है, तो आपको करना क्या पड़ेगा कि आपको मार्केट बेस्ड प्राइस देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि दो अनरिलेटेड कंपनी होता है ना, कि जैसे कि दो पार्टी है जिसकी कोई जान पहचान नहीं है और उसके बीच में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है वैसा होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि दो अनजान पार्टीज बिना किसी प्रेशर के आपस में डील करती है वैसा, ठीक है। तो ये तो रिलेटेड कंपनी है, तो रिलेटेड कंपनी आपस में ऐसा कर लेते हैं टैक्स वगैरह को बचाने के लिए, तो ये नहीं करना है। इसी को कहा जाता है आर्म लेंथ प्रिंसिपल, कि जो मार्केट में चल रहा है वैसे फॉलो करना चाहिए। मतलब आप दूसरे के साथ जैसे डील करेंगे वैसे अपनी ही सब्सिडरी के साथ भी आपको वैसे ही करना है, ठीक है। तो ये है आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं? एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। तो अब उसके बाद फिर आता है एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। तो होता क्या है कि ईयर के स्टार्ट में ही जो इंट्रा कंपनी ट्रांजैक्शन के लिए प्राइस पहले से ही सेट कर लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पहले से ही प्राइस सेट कर लिया तो इसीलिए इसको कहा जाता है एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ कि पहले से ही प्राइस को सेट कर लिया गया। और ये टैक्स पेयर और टैक्स अथॉरिटी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो कि हमने देखा कि ये जो है टैक्स, इट इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन टैक्स अथॉरिटी एंड टैक्स पेयर, कि जो टैक्स अथॉरिटी है और जो टैक्स पे करेगा, टैक्स लेगा, ठीक है, टैक्स देगा, तो उसके बीच में ये एग्रीमेंट है। तो बिल्कुल सही बात है।
जो अगर हम देखें तो आम तौर पर मल्टीपल होता है, मतलब मल्टीपल सालों के लिए, यानी कि 5 साल के लिए हो सकता है, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने देखी। और टू गवर्नमेंट, नई गवर्नमेंट के बीच नहीं होता है। और ये क्या है, एग्रीमेंट टू डिस्कवर द प्राइसिंग मेथोडोलॉजी बिटवीन रिलेटेड कंपनी ट्रांजेक्शन, यस। और इट हेल्प्स इन मेकिंग कंट्री अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यस। तो अब देखते हैं कि इसका फ़ायदा क्या है अगर हम यहाँ पे APA हो रहा है, मतलब एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, एडवांस में मतलब पहले से ही तय कर दिया गया एडवांस में ही। तो इसका ये है कि कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, तो ये ट्रांसफर प्राइसिंग डिस्प्यूट्स को वॉलंटरली एंड कोऑपरेटिव तरीके से ही जो है सॉल्व कर पाएगा। ठीक है, उसके बाद सर्टेनिटी, तो इससे जो टैक्स पेयर है, टैक्स पेयर को टैक्स क्लैरिटी मिल जाती है और डिस्प्यूट कम होता है और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। ठीक है, तो जो कंट्री में क्या होगा कि टैक्स इन्वायरमेंट अच्छा होने से FDI बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पे टैक्स का इन्वायरमेंट अच्छा है तो FDI बढ़ेगा। और ये एग्रीमेंट गवर्नमेंट और टैक्स पेयर दोनों पे ही बाइंडिंग होता है। ये पता होना चाहिए कि अगर APA बन गया तो ये गवर्नमेंट और टैक्स पेयर दोनों के लिए ही बाइंडिंग होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि लिटिगेशन और कंप्लेन, इन सारी चीज़ों का भी कॉस्ट कम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें। अब नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो इसको रिलीज किया जाता है RBI के द्वारा बाय एनुअली, तो ये आपको याद करना है। देन नेक्स्ट देखते हैं 265। ठीक है, तो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के बारे में है। तो कहा जा रहा है इट हैज़ बिन इस्टेब्लिश्ड अंडर कंपनी एक्ट 2013, तो ये बिल्कुल सही बात है। तो NFRA को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 अक्टूबर 2018 को कंपनीज एक्ट 2013 के तहत ही बनाया था। ठीक है, उसके बाद इसका जो है फंक्शन क्या है कि कंपनीज के लिए अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पॉलिसीज और स्टैंडर्ड्स को रिकमेंड करना, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें अप्रूव कर सके। अकाउंटिंग और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के कंप्लायंस को मॉनिटर करना, उसको इन्फोर्स करना, लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनीज के ऑडिटर्स की इन्वेस्टिगेशन करना, पब्लिक इंटरेस्ट में काम करना। ठीक है, जो भी इन्वेस्टर्स है और जो क्रेडिटर्स है उनके इंटरेस्ट में काम करना। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं कि उनको क्या कर सके, हम सेव कर सके, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इसी के लिए जो है क्या है, NFRA है। तो इट रिकमेंड्स अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड टू सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर एडॉप्शन बाय द कंपनीज, तो यस। उसके बाद इट हैज़ द पावर टू इन्फोर्स कंप्लायंसेस विथ अकाउंटिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स एंड अंडरटेक इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑडिटर, तो यस, ये सारा चीज हो सकता है, इसलिए आंसर है D, ऑल ऑफ द अबव। देन नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो नाम से ही पता चल रहा है कि नाफबिड क्या है, एक डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2021 एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू इस्टेब्लिश किया था। तो इसका सिंपल मीनिंग क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, पावर प्लांट्स, मेट्रो, पोर्ट्स, तो इन सबको बहुत बड़ा और लॉन्ग टर्म पैसा चाहिए होता है। तो नॉर्मली जो अगर हम देखें कि बैंक्स यूजुअली शॉर्ट टर्म डिपॉजिट से काम करते हैं, इसीलिए वो इतने लॉन्ग टर्म लोन में देने के लिए हेजिटेट करते हैं, क्योंकि उनके पास क्या आ रहा है, बैंक के पास तो शॉर्ट टर्म पैसा आ रहा है, इतना लॉन्ग टर्म तो उनको मिल नहीं रहा है, तो इसीलिए वो लॉन्ग टर्म लोन देने में जो है नहीं दे पाते हैं। तो इसी गैप को फिल करने के लिए जो है ये इस नाफबिड को बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है इट विल प्रोवाइड लॉन्ग टर्म नॉन रिस्कोर्स फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। ठीक है, तो ये सही बात है। देन इट विल सीक टू अट्रैक्ट प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर्स एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन इंडिया, तो यस। इट हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड एज ए डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, तो यस। तो इसीलिए इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फाइनेंस करना, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना, लॉन्ग टर्म फंडिंग प्रोवाइड करना। ठीक है, बेसिकली क्या है कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सपोर्ट करना। तो ये करेगा क्या, ये डायरेक्ट लोन देता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को, और इनडायरेक्ट फाइनेंस भी करता है, रीफाइनेंस, गारंटीज वगैरह, प्राइवेट इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड मार्केट डेवलप करने में हेल्प करता है। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो जब भी हम कहते हैं डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, तो ये ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को फाइनेंस करे। तो जब हम कहते हैं ना डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, तो इसका मतलब ही है कि ये लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को फाइनेंस करेगा, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया या कोई इंडस्ट्रियल सेक्टर को सपोर्ट करेगा। तो जैसे हमें डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में IDBI भी होता है। ठीक है, IDBI भी है, IFCI भी है। तो उसी तरह जो है ये जो हम देख रहे हैं नाफबिड को, तो इसका काम क्या है,
इसका काम बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, ठीक है। नाम से ही आपको पता चल जाएगा, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसीलिए हमने सक्सेसफुली इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया और अब तक हमने 266 जो है एमसीक्यूज़ को कंप्लीट कर लिया। देन अब हमारा मैक्सिमम पार्ट कवर हो चुका है और 450 एमसीक्यूज़ हैं और उसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आई थिंक जो है अब 2 to 3 डेज़ में ये सब कुछ कंप्लीट मैं कर दूंगी और उसके बाद जो है आपका इकोनॉमी का पूरा जो भी चीज़ है वो फिनिश हो जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट